नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल तारानगर के YouTube चैनल पर, जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण विषयों पर। जो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर बातचीत करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो गुड मॉर्निंग रेणुका सैनी, पवन हुडा, दीपेंद्र जेठू साहब। 98 दिन के बाद आपसे वापस मिलना हो रहा है। चलिए जरा दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी वक्त गवाए। और लगातार जो भी मित्र हमारी क्लासेस पहले से देख रहे हैं जीके बाई सुभाष सारण यूट्यूब चैनल पर, अब वो लाइव क्लासेस जो है वो जीके की बजाय अब आएगी वो आपके गुरुकुल तारानगर के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अब शुरुआत करते हैं आज के सवालों की कुछ पंक्तियों के साथ कि तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। तो आप सभी मित्र ध्यान रखिएगा, अपने खुद पर भरोसा रखिए। एक शब्द होता आत्मविश्वास, उससे बढ़कर दुनिया में कोई ताकत नहीं है। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। तो अगर हार भी गए तो क्या है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है मेरे मित्रों। तो चलिए जरा देखिए, कुछ पंक्तियां और है। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे सेंट, परफ्यूम इत्यादि लगाकर अपने आप को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। आप अपने आप को इस तरीके से इस मंच पर प्रस्तुत करिए जिससे आपके जीवन की हर एक पल जो है वो मुस्कुरा उठे। तो इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। तो इसी के साथ आज के सवालों की मैं शुरुआत कर रहा हूं। दिन भर में जो भी मेरे मित्र देखें इस क्लास को, वो सभी कल से लाइव क्लासेस देखने की कोशिश करें ताकि आपको बहुत फायदा हो इसका। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं। मनोज कुमार जी, मामूल सैनी, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। चलिए आज की बातों की शुरुआत हम करेंगे 7/6/2022 के करंट अफेयर्स की। तो इसमें पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो मित्रों क्या है, जरा देखिएगा। हाल ही में आपके सामने ये सवाल रख रहा हूं मैं कि ये बताइए, पहली बार अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी 5S चैंपियनशिप खिताब किसने हासिल किया है? जरा बताइए कि यहां पर आपसे पूछा गया है कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसके द्वारा हासिल किया गया है या किसके द्वारा इसे जीता गया है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो जरा देखिएगा, पहली बार अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और नाम क्या है, S 5 और S है और चैंपियनशिप नाम रखा गया है। चैंपियनशिप, चैंपियनशिप इसको कहा गया है। अब देखिए, इस चैंपियनशिप का आयोजन कौन कर रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है, महासंघ, वो इसका आयोजन कर रहा है। इस चैंपियनशिप में खिताब किसने हासिल किया है वो आपको बताना है। पोलैंड ने, स्विट्जरलैंड में, भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसका खिताब जो है वो भारत ने हासिल किया। पहली बार ही अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और पहली बार ही भारत ने इसको क्या कर लिया है, जीत लिया है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, भारत होगा मेरे मित्रों। तो यहां पर क्या किया गया, पोलैंड को हराकर, इसमें पोलैंड को हराकर यानी उपविजेता कौन रहा है, तो पोलैंड रहा है और विजेता इसमें कौन रहा है, तो भारत रहा है। तो इतनी सी बात आपको बस याद रखनी है। खेल की जगत से खबर है कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा आयोजित 5S चैंपियनशिप जो हॉकी से संबंधित है उसको किसने जीता है, तो उसको जीता है भारत ने। किसको हराकर, पोलैंड को हरा करके। और अंतरराष्ट्रीय महासंघ द्वारा पहली बार इसका आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो मैं आप सब लोगों के सामने रख रहा हूं, आप जरा ध्यान से शांति से इन सवालों को देखते रहे। सवाल है, 4 जून से 13 जून तक हरियाणा के पंचकुला में, हरियाणा का पंचकुला खूब चर्चा में आ गया है मेरे मित्रों, जरूर ध्यान रखिएगा। हरियाणा के पंचकुला में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2021 है वैसे, लेकिन आयोजन 2022 में हो रहा है। पहली बार किस खेल को इसमें शामिल किया गया है, तो यहां ध्यान रखिएगा 4 जून को इनका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इस कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर जो है वो उपस्थित हुए।
प्लस देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उनकी उपस्थिति में ही ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, उद्घाटन सत्र। इसके अलावा सीएम जो हरियाणा के हैं मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। प्लस यहाँ पर जो है वो आपको शुभंकर जरूर ध्यान रखना है, शुभंकर, ये शुभंकर क्या है, इसका धाकड़ है, धाकड़ इसका क्या है, शुभंकर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। हरियाणा के पंचकुला में 4 जून 2022 को तो उद्घाटन किया गया, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये चौथा संस्करण है जो हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। हालांकि अलग अलग स्थान है, कुछ स्थान पंजाब के हैं, कुछ स्थान दिल्ली के हैं, कुछ हरियाणा के हैं, ऐसे है, लेकिन मूल रूप से इसका आयोजन जो है वो हरियाणा में किया जा रहा है। इसमें किस खेल को शामिल किया गया है, पहली बार किस खेल को इसमें शामिल किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो इसमें गतका, कलारियपट्टू, थांगता और मलखंब, इस प्रकार के कुछ नाम आपके सामने हैं। तो इन सभी को क्या किया गया, यहां पर मैं लिख देता हूं ई ऑप्शन है, उपरोक्त सभी, क्या है, उपरोक्त सभी आपके सही हैं इसमें। ये सभी के सभी सही क्यों हैं? ये सब के सब जो आपको दे रखे हैं, ये मार्शल आर्ट जो होती है, वो कराटे जो होते हैं, जूडो और कराटे, इस प्रकार की एक अलग प्रकार की गेम की विधा है। और साथ में मलखंब के साथ में इसमें योग जो है उसको भी इस बार शामिल किया गया है। किसको? योग को। ये इतने गेम हैं, गतका है, कलारियपट्टू है, थांगता है और मलखंब है और योग है। इन सबको क्या किया गया है, वह योग कर देता हूं, इन सबको इस बार शामिल किया गया और ऐसा पहली बार हो रहा है। आयोजन कब से कब होगा इसका? 4 जून से 13 जून होगा, पंचकुला के हरियाणा में होगा। चौथा संस्करण है, ये चौथा संस्करण है। अनुराग ठाकुर और इसके साथ साथ मेरे मित्रों अमित शाह, सीएम मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसका शुभंकर जो है वो क्या है, धाकड़ है। तो परीक्षा में पूछा जाएगा, निश्चित इस पर सवाल आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि भैया अभी बताइएगा कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां किया गया? तो पंचकुला हरियाणा में किया गया। इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर धाकड़ है। पहली बार कौन से गेम को इसमें शामिल किया गया? तो गतका, कलारीपट्टू, थांगता, मलखंब व योग, ये सभी के सभी जो है वो पहली बार इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए जरा नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है आपके सामने। अगला सवाल है मेरे मित्रों, हाल ही में जन समर्थन पोर्टल जो है, जन समर्थ पोर्टल सरकारी योजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपने अगर देखा हो तो कल ही के दिन देश के प्रधानमंत्री जो उन्होंने देश की जितनी भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं के संबंध में लोगों को जानकारी पहुंचाने के लिए इस प्रकार की शुरुआत की है यहाँ पर। तो यहाँ है हाल ही में जन समर्थन पोर्टल जो है, ये सरकारी योजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल है। क्या है? एक राष्ट्रीय पोर्टल है जो क्या उपलब्ध कराएगा? जानकारी या सूचनाएं, जानकारी या फिर सूचनाएं उपलब्ध कराएगा, सूचनाएं उपलब्ध कराने का ये काम करेगा। इस प्रकार का जन समर्थ पोर्टल जो है वो सरकारी योजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपसे यह पूछा गया है। तो यह है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति जी दो अभी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, ठीक है, कल उनके उत्तर प्रदेश दौरे का अंतिम दिन था, आपको पता ही होगा। चलिए, रामनाथ कोविंद जो है वो 75वीं हम जो आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव के तहत जो है वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों का इन्होंने दौरा किया। इसके अलावा इन्होंने कबीर अनुसंधान केंद्र जो है उसका भी उद्घाटन किया। निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री है, क्या है भैया? वित्त मंत्री है, ठीक है। और इसके अलावा अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय इनके पास है, गृह और क्या है? सहकारिता मंत्रालय इनके पास है। प्लस नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी हैं और इन्होंने इस प्रकार के पोर्टल का जो है वो उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। और रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति जी हैं और जिनका अभी हाल ही में जल्द ही अब कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है और नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देश को जल्द ही मिलने वाले हैं। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बात सही है गुरुजी। तो चलिए, जन समर्थन पोर्टल का उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस प्रकार के पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। यह जनता को जो विभागीय जानकारी है, इन सभी जानकारियों के बारे में क्या है, जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए यह सेवा शुरू की गई है। चलिए जरा अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आइकॉनिक वीक का उद्घाटन किया है। आइकॉनिक वीक का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने और आपसे यह पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया?
यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइकॉनिक वीक का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है, जिसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर जो हैं वो गलत हैं, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है मेरे मित्रों। तो क्या किया गया है? इसका प्रधानमंत्री ने आइकॉनिक वीक का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? हमारा वित्त मंत्रालय जो है, कौन सा मंत्रालय है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय और प्लस कॉर्पोरेट विभाग जो है, कॉर्पोरेट विभाग, कॉर्पोरेट विभाग, ये दोनों मिलकर जो है, यानी वित्त मंत्रालय का ही एक विभाग है जिसका नाम है कॉर्पोरेट विभाग, ये दोनों मिलकर जो है वो इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। तो दोबारा सुन लीजिएगा, प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में आइकॉनिक वीक का जो उद्घाटन किया है, इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा? वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट विभाग जो है, इस विभाग के द्वारा इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। हमारे वित्त मंत्री कौन है? तो सीतारमण जो है, सीतारमण, ये हमारी क्या है? निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्री हैं, और इन्होंने इस बार का जो बजट है वो प्रस्तुत किया था। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, पहली महिला वित्त मंत्री आप लोग कह सकते हैं, पहली महिला वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री जो है, वित्त मंत्री। हालांकि बजट प्रस्तुत करने का इससे पहले इंदिरा गांधी जो है उनको भी श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने भी देश की प्रधानमंत्री होते हुए वित्त मंत्रालय उनके पास था। तो यहां पर पहली महिला जो है वो जिनके पास स्वतंत्र इस प्रकार का प्रभार है वो निर्मला सीतारमण है। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत और कतर के बीच में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता दोहा में हुई, जिसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? अभी दोहा कतर है, वहां पर आपको पता होगा हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जो है, एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू, ये जो है वो विदेशी दौरे पर हैं। 9 दिवसीय विदेशी दौरा इनका है। कितना? 9 दिवसीय विदेशी दौरे पर जो है वो हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी जो है वो जाकर आए हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए कि यहां पर वित्त मंत्रालय के बाद हमारे एम वेंकैया नायडू जी जो हैं वो 9 दिवसीय विदेशी दौरे पर गए हैं। इसमें गोबेन है, गोबेन, इसके अलावा सेनेगल और एक देश है जिसका नाम है कतर। इन देशों के दौरे पर जाकर आए हैं। वहां पर कतर जो है, इसके साथ हमारे 50वीं वर्षगांठ जो है वो संबंधों की पूरी हो रही है, यानी 50 वर्ष कतर और भारत के बीच में द्विपक्षीय जो समझौते हैं, द्विपक्षीय जो बातचीत है उसके जो है वो कौन सी वर्षगांठ? 50वीं वर्षगांठ इस बार मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य पर भारत के उपराष्ट्रपति वहां पर पहुंचे। तो यहां पर लिखा है कि भारत और कतर जो है, भारत और कतर के बीच में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता दोहा में हुई, जिसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी जो हैं, इनके द्वारा क्या किया गया? इसका प्रतिनिधित्व किया गया। बाकी सब आप लोग जानते हैं। राजनाथ सिंह जी जो हैं वो हमारे रक्षा मंत्री हैं, प्लस एक बात और ध्यान रखिएगा, ये कहां से आते हैं? नवाबों के शहर लखनऊ से आते हैं। लखनऊ जो है यहां से आते हैं, और ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, प्लस इनका संसदीय क्षेत्र है। जैसे लखनऊ नवाबों का शहर है भारत का, ठीक उसी प्रकार राजस्थान में टोंक जो है उसे नवाबों के शहर के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो ये देखिएगा, आपके सामने मैंने लिख भी दिया है कि 9 दिवसीय उपराष्ट्रपति जी का दौरा रहा। पहले इस चरण में कौन कौन सा चरण सही है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, गेबोन है, सेनेगल है और कतर है। कतर के साथ 50वीं वर्षगांठ जो है वो द्विपक्षीय समझौतों, द्विपक्षीय बातचीत जो है या समझौते जो होते हैं, द्विपक्षीय बातचीत का जो है वो 50वीं वर्षगांठ भारत और कतर के बीच में इस बार की मनाई जा रही है। ठीक है ए योगी जी, टाइम क्लास का सुबह ठीक 5 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। कल से अधिकांश विद्यार्थी जो है वो इस क्लास को लाइव अटेंड करने की कोशिश करें। आप सभी के बार बार कहने के बाद इस क्लास को वापस स्टार्ट किया गया है। कुलदीप माथुर और शुभा मेहता किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में? ये बताइएगा। ये सवाल तो बहुत अच्छा है, ध्यान रखना है। देखिए, कुलदीप माथुर जो हैं ये एक वकील के कोटे से जो है वो न्यायाधीश बने हैं। किस कोटे से? वकील के कोटे से न्यायाधीश बने हैं। और प्लस शुभा मेहता जो है वो एक न्यायिक अधिकारी जो है उस कोटे से, न्यायिक अधिकारी के कोटे से अधिकारी थी, और उस कोटे से क्या किया गया है? इनको न्यायाधीश बनाया गया है।
तो कुलदीप माथुर और शुभा मेहता का संबंध कहां से है? तो ध्यान से सुन लो भैया, कुलदीप माथुर और आपका शुभा मेहता जो है, शुभा मेहता, ये दोनों जो हैं वो किस हाईकोर्ट में? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान हाईकोर्ट जो है, राजस्थान हाईकोर्ट जो है, यहां पर क्या किया गया है, इन सबको राजस्थान हाईकोर्ट में अभी हाल ही में इनको न्यायाधीश जो है वो बनाया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में इनको न्यायाधीश बनाया गया है, जिसमें कुलदीप माथुर जो है वो वकील के कोटे से न्यायाधीश बने हैं और शुभा मेहता जो है वो न्यायिक अधिकारी के कोटे से क्या किया गया है, इनको नियुक्त किया गया है न्यायाधीश। देखिए, अगर हाईकोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान रखिएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी न्यायाधीश है उनको शपथ दिलाने का काम जो है वो किसका होता है? मुख्य न्यायाधीश का होता है। मुख्य न्यायाधीश जो है वो इनको क्या करता है? शपथ दिलाता है, ये ध्यान रखिएगा। और राजस्थान में अभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, नए न्यायाधीश की नियुक्ति जल्दी होने वाली है। जब हो जाएगी तो आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, हालांकि पहले भी मैंने बता रखा है। तो मुख्य न्यायाधीश जो है ये इनको शपथ दिलाते हैं, और मुख्य न्यायाधीश अगर आता है तो उसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति जी करते हैं, और हाईकोर्ट अगर है तो वहां पर कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल और कौन है? यहां पर है राष्ट्रपति। ये इनको शपथ दिलाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन शपथ जो है वो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को राज्यपाल दिलाते हैं। तो हमारा सवाल यह था कि कुलदीप माथुर और शुभा मेहता अभी हाल ही में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो राजस्थान हाईकोर्ट में इनको न्यायाधीश जो है वो बनाया गया है। गुजरात है, ये गुजरात है, ये मुंबई है, ये दिल्ली है, लेकिन राजस्थान जो हाईकोर्ट है ये कहां पर स्थित है? तो राजस्थान हाईकोर्ट जो है वो जोधपुर में स्थित है। कहां पर है? जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट स्थित है, और इसकी पीठ जो है वो कहां पर है? जयपुर में। पीठ कहां पर है? तो पीठ इसकी जयपुर में है। चलिए अगली बात करते हैं, अगला सवाल जरा देखिए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार देश में पेट्रोल में कितने प्रतिशत मिश्रण का, इथेनॉल मिश्रण का जो लक्ष्य है वो हमने हासिल कर लिया है। यहां पर है, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार देश ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत जो इथेनॉल है, क्या है? इथेनॉल जो है इसके मिश्रण का जो लक्ष्य है वो क्या कर लिया है? हासिल कर लिया है। तो मेरे मित्रों दोबारा ध्यान से सुनिए, पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण की या उसको मिलाने की जो मंजूरी है वो सरकार ने प्रदान कर रखी है, और इथेनॉल उसमें आवश्यकता से यानी उसमें मिलाया जा सकता है, उसके बाद उसे व्यापार उसका किया जा सकता है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि थोड़े दिन पहले ही आप लोगों को पता होगा भारत सरकार ने 25% तक जो मिश्रण है, यानी कितने प्रतिशत? 25% इथेनॉल मिश्रण जो है इसकी मंजूरी प्रदान कर रखी है। इथेनॉल के मिलाने की उसमें मंजूरी प्रदान कर रखी है, लेकिन भारत में इथेनॉल की इतनी उपलब्धता नहीं है कि हम लोग इसमें 25% तक भी क्या कर सकें? इथेनॉल मिला सकें। तो अब जो है वो सरकार धीरे धीरे ये कह रही है कि हम इस लक्ष्य को बढ़ाकर 25% तक लेकर आ जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में जो है वो प्रधानमंत्री ने अपने एक उद्बोधन में यह कहा था कि भारत ने जो अपना लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य से 5 से 6 महीने पहले ही पेट्रोल में इथेनॉल की इतने प्रतिशत जो मिश्रण की मात्रा है उसका लक्ष्य हासिल कर लिया है। 25% तक हम लोग मिला सकते हैं, लेकिन हमने अभी लक्ष्य 10% तक का ही क्या किया है? हासिल किया है मेरे दोस्तों। यानी 10% इथेनॉल जो है उसका लक्ष्य हमने हासिल कर लिया है। हमें जाना कहां तक है? 25% तक जाना है। 25% तक इथेनॉल हम लोग इसमें मिला सकते हैं, लेकिन अभी हमने लक्ष्य कितने का हासिल किया है? केवल 10% तक का लक्ष्य हासिल किया है। 10% जो लक्ष्य है उसको हमने क्या कर लिया है? हासिल कर लिया है इथेनॉल को। और इथेनॉल क्या है? तो इसको किस में मिलाया जा सकता है? पेट्रोल में इसको मिलाया जा सकता है, जिसकी मंजूरी सरकार ने प्रदान कर रखी है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है हमारे सामने। यहां पर है, वायुसेना का हेरिटेज सेंटर हाल ही में कहां पर बनाया जाएगा, ये बताइएगा। वायुसेना द्वारा एक हेरिटेज सेंटर की स्थापना की जा रही है, या कहां पर की जाएगी? जरा जरूर बताइएगा। वायुसेना हेरिटेज सेंटर जो है ये कहां पर बनाया जाएगा, आप लोग ये बताइएगा। वायुसेना जो है इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, आप लोग ये जानते होंगे मेरे हिसाब से। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? इसरो का मुख्यालय जो है वो कहां पर है? बेंगलुरु में है।
हैदराबाद में अभी रामानुजाचार्य जो है, क्या है, रामानुजाचार्य, इनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी, ये भी ध्यान रखना। ये 11वीं सदी के भक्ति संत, 11वीं सदी के क्या है, भक्ति संत हैं, ठीक है। इसके अलावा चेन्नई में नहीं है, तो चंडीगढ़ इसका सही आंसर है। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, क्या है, पंजाब और चंडीगढ़, पंजाब वह हरियाणा जो है, हरियाणा, इनकी संयुक्त राजधानी जो है वो कौन सी है, तो चंडीगढ़ है। पंजाब जो है यहाँ पर चन्नी सरकार है, नहीं है, क्योंकि चन्नी सरकार चली गई है। अब यहाँ पर भगवंत मान जो है, भगवंत मान, और भगवंत मान जो है यहाँ आ गए हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर इन्होंने क्या की है, बनाई है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जो है, मनोहर लाल खट्टर जो है वो यहाँ के क्या है भैया, सीएम है। प्लस भगवंत मान आम आदमी पार्टी से, वहीं मनोहर लाल जो है वो बीजेपी पार्टी से है। अभी जो है वो पंजाब में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो चुकी है, उसकी वजह से भी खूब चर्चा में है। इससे पहले वहां पर चुनाव संपन्न हुए, तो चुनाव से पहले भी प्रधानमंत्री के काफिले को रोकना और सुरक्षा चूक जो बताई गई उसकी वजह से चर्चा में आई। पंजाब और हरियाणा दोनों कहते हैं कि ये चंडीगढ़ जो है वो एक यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। इस वजह से ये बात भी चर्चा में आई कि यहाँ पर क्या किया जाता है, पंजाब और हरियाणा कैडर के जो अफसर होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है, यानी प्रशासक के तौर पर इन आदमियों को यहाँ पर कार्यक्रम के तौर पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन देश का गृह मंत्रालय यानी अमित शाह जी, अभी उनका यह कहना है कि भारत के प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, यानी केंद्रीय स्तर के जो अधिकारी हैं, वो आपके यहाँ पर चंडीगढ़ में अब नियुक्त किए जाएंगे। इसको लेकर के दोनों राज्य और केंद्र के बीच में टकराव रहता ही है। लेकिन अभी हाल ही में इस प्रकार की घटना ये हो रही है कि भाई यहाँ पर तो इनकी सरकार है, हालांकि नाराज मनोहर लाल खट्टर भी होंगे इस बात से और हरियाणा वाले भी नाराज होंगे, लेकिन ये दोनों का कहना है कि चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा जो है इन कैडर के अफसर ही नियुक्त होने चाहिए। तो अभी हाल ही में वायुसेना जो है इसने अपना हेरिटेज सेंटर कहां स्थापित करना प्रस्तावित किया है, तो चंडीगढ़ में इसको क्या किया जाएगा, वायुसेना द्वारा अपना हेरिटेज सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है मित्रों, संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार हाल ही में किस राज्य ने जीता है, खूब चर्चा में आया इसको। चलो जी बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आप लोग जरूर जानते होंगे। यूएनओ की स्थापना कब की गई, यूएनओ डे कब मनाया जाता है, ठीक है। यूएनओ के एंटोनियो गुटेरस जो है, गुटेरस वर्तमान में यहाँ के महासचिव हैं। इसके अलग अलग अंग हैं, उसमें से सचिवालय जो है इसका प्रमुख अंग है। भारत अभी हाल ही में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो है वो भी बनाया गया है। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भारत जो है वो बनाया गया, और ऐसा शायद तीसरी बार है जब भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। भारत लगातार सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की बात कर रहा है, फ्रांस इसमें सहयोग भी दे रहा है, लेकिन चाइना की वजह से भारत को इसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई है। तो संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार हाल ही में किस राज्य ने जीता है, तो इसका सही जवाब होगा मेघालय। शिलोंग आप लोग जानते होंगे, ठीक है, यहाँ की क्या है राजधानी। तो मेघालय जो राज्य है इसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जो है वो अभी हाल ही में क्या किया है, प्राप्त किया है। तो राजस्थान ने नहीं, हरियाणा ने नहीं, राजस्थान ने नहीं, मेघालय इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद लगातार इसकी स्थापना के प्रयास किए गए। प्रथम विश्व युद्ध भी ये लोग नहीं रोक पाए, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध को भी नहीं रोक पाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में इसकी स्थापना की गई, और आपको पता होगा 24 अक्टूबर की डेट मेरे हिसाब से आप लोग सब जानते होंगे। 24 अक्टूबर 1945 जो है उस दिन क्या किया गया था, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में शांति स्थापित करने, पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए इस प्रकार की संस्था की स्थापना की गई। लेकिन वर्तमान नजरिए से भी देखा जाए तो इसकी कोई प्रासंगिकता जो है वो ज्यादा नहीं है। इस वजह से नहीं है, बहुत है लेकिन नहीं भी है, क्योंकि वर्तमान का यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो भी ये नहीं टाल सके। पिछले दिनों अफगानिस्तान में तालिबानी जो घटना घटित हुई उसको भी ये लोग नहीं रोक पाए। यानी कि वैश्विक स्तर पर जिस उद्देश्य के लिए यूएनओ की स्थापना की गई, कहीं ना कहीं उस उद्देश्य को प्राप्त करने में यूएनओ जो है वो विफल रहा है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल है, देश का पहला कृषि मूल्य सूचकांक किसके द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किया गया, ये जरा बताइएगा।
हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईएम अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? आईआईटी जोधपुर होगा या आईआईटी कानपुर होगा या आईआईटी दिल्ली होगा या आईआईएम अहमदाबाद होगा? आईआईएम अहमदाबाद के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया? जारी किया गया। कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसको जारी किया गया है आईआईएम, कहां से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद के द्वारा क्या किया गया? जारी किया गया। अहमदाबाद कहां पर है? तो आप सब लोग जानते हैं गुजरात में अहमदाबाद स्थित है। और अहमदाबाद जो है वो किस नदी के किनारे है? तो साबरमती जो है, साबरमती, उस साबरमती नदी के तट पर क्या है? ये स्थित है। तो साबरमती नदी के तट पर ये स्थित है। चलिए जरा अब अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। आप वीडियो वाले बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, वीडियो से पहले पहले आपको जितने महीने का करंट अफेयर्स परीक्षाओं में पूछा जाता है उन सब को लेकर आपको पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। आप इस भरोसे के साथ जो है वो लगातार बने रहिए। चलिए अब कुछ ऐसी बातें जो हमें रिवाइज कर लेनी चाहिए और भी हैं जो जानने लायक है, जिस पर मैंने सवाल नहीं बनाए, बनाने को सवाल बना सकते थे लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। आंचल कार्यक्रम अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा या राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल हेतु शुरू किया गया एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है। परीक्षा में सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आंचल कार्यक्रम जो है ये कौन से राज्य द्वारा शुरू किया गया, कौन से राज्य में अभी हाल ही में शुरू किया गया? तो आंचल कार्यक्रम राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका नाम क्या है? आंचल कार्यक्रम में। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये सवाल। इसके बाद है जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट आपको पता होगा मेरे दोस्तों, नोएडा जो आपका गौतम बुद्ध नगर है, क्या है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर आपने नाम सुना होगा। यहां पर नोएडा के पास में जेवर एयरपोर्ट है जिस पर परीक्षा में सवाल पूछा भी जा सकता है, पूछा भी जा चुका है। वीडियो प्री के एग्जाम में यह सवाल आ चुका है। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और टाटा प्रोजेक्ट्स जो है, इस टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा इसका क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टाटा प्रोजेक्ट्स जो है इसके द्वारा इसका क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट्स जो है इसका निर्माण करने वाला है। और उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है, एकमात्र राज्य, भारत का एकमात्र राज्य जहां पर 5 एयरपोर्ट हैं, राज्य जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो है 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो देश का एकमात्र ऐसा राज्य बताइए जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो उसका नाम उत्तर प्रदेश है। और जेवर एयरपोर्ट का संबंध कहां से? उत्तर प्रदेश से ही है। एक बात और ध्यान रखना, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? टाटा प्रोजेक्ट्स जो है वो इसका निर्माण करने वाला है। चलिए अगला देखिए पॉइंट्स क्या है। अगले पॉइंट्स में आपके सामने है महाराष्ट्र एक जो है वो फेसलेस आरटीओ कार्यालय जो है इसको लॉन्च कर चुका है। आपको ये भी ध्यान रखना है, महाराष्ट्र फेसलेस आरटीओ कार्यालय अभी हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया। और संत कबीर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रपति कोविंद के द्वारा किया गया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो है आजादी के 75 वर्ष जो है उसके उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव जो है, अमृत महोत्सव जो है, इस अमृत महोत्सव के तौर पर जो है वो राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए और इन्होंने अपने गांव का भी दौरा किया। तो संत कबीर अकादमी, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश जो है यहां पर किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। इसके बाद एक श्रेष्ठ योजना, क्या है? श्रेष्ठ योजना, यहां ध्यान रखना फेसलेस आरटीओ कार्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई है? तो उत्तर प्रदेश में की गई है। इसके अलावा श्रेष्ठ योजना क्या है जरा देखिएगा, यहां पर है श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना यहां पर फिर लिख देता हूं मैं, श्रेष्ठा भी इसे इंग्लिश में श्रेष्ठा पढ़ा जा रहा है और हिंदी में हम लोग इसे श्रेष्ठ योजना ही कहेंगे। श्रेष्ठ योजना जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता केंद्रीय मंत्री जो है वीरेंद्र सिंह जी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। कौन से मंत्री हैं ये? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
अधिकारिता, ये इनके पास क्या है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं। अनुसूचित जाति जो है यानी लक्षित वर्ग हेतु आवासीय शिक्षा योजनाएं है ये, और कौन सी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए ये योजना है। 3 जून 2022 से इसे क्या किया गया है, शुरू किया गया है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। अब मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और आप सब लोगों के सामने, कल की क्लास हो नहीं पाई, कल से स्टार्ट होनी थी, तो वो भी सवाल आपको मैं फटाफट करा देता हूं, जरा देख लीजिएगा आप लोग सब। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं, ए नादान न घबराना इन परेशानियों से, ये तो पल भर की मेहमान हुआ करती है। तो परेशानियों से घबराएं नहीं, परेशानियों से आगे बढ़े, यही जीवन है और यही जीवन का सार है। गीता में भगवान कृष्ण ने यही कहा है, अरे मना क्यों घबराता है, जब तक मैं हूं क्यों चिंता करता है। चलिए ये बताइए जरा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो अभी हाल ही में मनाया गया, इसकी थीम क्या है, रट्टा मार लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं यहां से सवाल आएगा, आप लोग इन इतने दिवस की थीम जरूर रट्टा मारो। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अपनी कॉपी में नोट करो। और आज दिन भर का काम आपको दे दिया है मैंने, 22 अप्रैल, 22 मई और 5 जून। ठीक है, 5 जून के बाद एक दिवस आएगा 21 जून। पेपर में जाने से पहले इन इतने दिवस का रट्टा अवश्य मारिएगा। चलिए बताइए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो अभी हाल ही में मनाया गया, इसकी थीम क्या रही, पर्यावरण और जल, पर्यावरण और विविधता, ओनली वन अर्थ, अर्थ इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। जरा बताइए, तो इसका सही आंसर दिया है सब लोगों ने, सुपीरिया, सुपीरिया है ये, प्रियंका, ए योगी, ममूल, राकेश। चलिए सबको गुड मॉर्निंग भाई। आज इस गुरुकुल तारानगर के यूट्यूब चैनल पर आपकी पहली क्लास है, आगे से करंट अफेयर्स की क्लास इसी चैनल पर आएगी, तो आप सभी मित्रों को इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है भाई। ओनली वन अर्थ जो है, ओनली वन अर्थ, केवल एक ही पृथ्वी है, इसको बचाया नहीं तो जाओगे कहां, जो है ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, चलिए यहां पर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, और जिसकी थीम जो है ओनली वन अर्थ रखी गई है, ओनली वन अर्थ, एक ही पृथ्वी है, इसको बचाना जरूरी है, पर्यावरण का संरक्षण करना जरूरी है, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ आंदोलन जो है उसको संबोधित किया, इसकी शुरुआत सदगुरु द्वारा कब की गई थी, तो सदगुरु जो है इनके द्वारा इस पर्यावरण दिवस से पहले एक मिट्टी बचाओ जो है, इस मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है इसकी क्या की गई, शुरुआत की। इसके दौरान इन्होंने जो है वो आपको ध्यान रखना है, लगभग 100 दिन में यानी 27 देशों का दौरा किया है, 100 दिनों में, यानी 27 देश और कितने, 100 दिन, 100 दिन में 27 जो है, 100 दिन में 27 देशों का दौरा करने का इन्होंने अपना लक्ष्य रखा है, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। मिट्टी बचाओ आंदोलन के तौर पर मिट्टी की जो क्षमताएं हैं उनके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए 27 देश 100 दिन का दौरा इन्होंने किया है, और इस पर्यावरण दिवस के, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपनी इस दौरे के 75 दिन के अवसर पर यह कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने हिस्सा लिया और संबोधित किया। जो है वो इन्होंने ये कार्यक्रम कब शुरू किया था, मार्च 2021, मार्च 2022, जनवरी 2021, जनवरी 2022, कब इसकी शुरुआत की थी, फटाफट इसको बता दीजिए। वाटर डे, अर्थ डे, इन्वायरमेंटल डे, हाँ जी ये सब डे आपको याद करने ही होंगे, कोई आपके पास इसका इलाज नहीं है, तो जरा फटाफट बता दीजिएगा मुझे कि कब शुरू किया गया था यह कार्यक्रम जो है वो इनके द्वारा। मार्च 2022 से यह कार्यक्रम इनका शुरू किया गया और अब तक यह लगातार चल रहा है, तो मार्च 2022 इसका सही आंसर है। मार्च 2022 से इन्होंने शुरू किया और 100 दिन के अंदर अंदर इन्होंने 27 देशों का दौरा करना और लोगों को मिट्टी के प्रति जो है वो जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। इसी के तहत 75 दिन पूरे हो चुके हैं जिसमें विश्व पर्यावरण दिवस जो है इस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। हाल ही में 5 जून को वैश्विक पहल लाइफ मूवमेंट जो है
यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली, जीवन गतिविधि जो है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? 5 जून जो है इस दिन वैश्विक पहल है, एक लाइफ मूवमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली कैसी हो, जीवन कैसे जीना चाहिए, गतिविधियां कैसी हो, इस पहल का शुभारंभ अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? वैश्विक पहल है लाइफ मूवमेंट, जिस अवसर पर बिल गेट्स जो है, बिल एंड मलिंडा गेट्स के प्रमुख जो है वो बिल गेट्स के साथ जो है वो प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से पीएम और बिल गेट्स और कई हस्तियों के बीच में जो है वर्चुअल बातचीत जो है, वर्चुअल बातचीत जो है वो इस अवसर पर की गई। और बिल गेट्स ने यह कहा कि पर्यावरण के क्षेत्र में उभरती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत जो है वो विश्व भर का क्या करने वाला है? नेतृत्व करने वाला है। तो 5 जून को वैश्विक पहल लाइव मूवमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, जीवन गतिविधि का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जो है इनके द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। भूपेंद्र यादव हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। वन एवं क्या है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो है वो इनके पास है। प्लस एम वेंकैया नायडू जी हो हमारे उपराष्ट्रपति, प्लस इनके साथ साथ भूपेंद्र यादव जी के पास एक मंत्रालय और है, आपको याद होना चाहिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो है वो भी इनके पास है। तो नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर है, जिन्होंने लाइफ मूवमेंट नाम के इस कार्यक्रम को अभी हाल ही में क्या किया है? संबोधित किया है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में युवा एवं खेल मंत्री जो हैं, युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर व गृह मंत्री अमित शाह द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यहां पर लिख रखा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो मैंने यह बात आपको बता दी है कि यह इसका चौथा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण जो है वो वाला है, ठीक है। प्लस ध्यान रखना नाम इनका 2021 जरूर है, लेकिन आयोजन इसका कब हो रहा है? आयोजन 2022 में हो रहा है, आयोजन 2022 में इसका हो रहा है। और इसके अलावा धाकड़ जो है वो इसका शुभंकर है, धाकड़ जो है वो इसका क्या है? शुभंकर है। अभी मेडल वेडल कौन जीत रहा है एक बार हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये पूरी श्रृंखला खत्म हो जाएगी उसके बाद एक साथ बात करेंगे कि किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया। पिछला जो संस्करण था उसमें हरियाणा पहले स्थान पर रहा था, और अभी कल तक की जितनी प्रतियोगिता हुई है उसमें महाराष्ट्र सबसे आगे चल रहा है। तो इसका आयोजन पंचकुला हरियाणा जो है, यहाँ पर पंचकुला हरियाणा में इसका क्या किया गया? आयोजन। इसके साथ साथ यहाँ के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जो है वो भी उपस्थित रहे, मनोहर लाल जो है वो भी इस कार्यक्रम में क्या रहे? उपस्थित रहे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार जो है वो अभी इनकी घोषणा की गई है। आईफा अवार्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आईफा अवार्ड भी मेरे मित्रों, आईफा अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके 22वां संस्करण जो है, 22वें संस्करण के पुरस्कारों का वितरण अभी हाल ही में उनके नामों की घोषणा की गई है, जिसके संदर्भ में आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो पहला सवाल आपके सामने जो है वो इसी से रिलेटेड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विकी कौशल को दिया गया, और उनकी एक फिल्म है जिसका नाम है सरदार उधम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आएगा ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल है, सरदार उधम उनकी फिल्म है, उसके लिए इसे दिया गया है, ठीक है। यहां पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, यहां पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी है? तो कृति सेनन है, इनको इनकी एक फिल्म है जिसके लिए मिमी फिल्म के लिए दिया गया। यह है, ध्यान रखिएगा, इनकी फिल्म है जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विकी कौशल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन की एक फिल्म है जिसका नाम है मिमी, उस मिमी फिल्म के लिए इन्हें दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो विष्णु वर्धन रहे हैं, और विष्णु वर्धन की सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो शेरशाह है। क्या है? शेरशाह जो फिल्म है, इसी फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया, और बेस्ट फिल्म का पुरस्कार शेरशाह ही को मिला है। उपरोक्त सभी कथन आपके क्या है? सत्य में। एक बार फिर आपके सामने ये सारी बात बता देता हूं, आपसे सत्य कथन पूछा है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल है, जिनको सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, अभिनेत्री जो है कृति सेनन को दिया गया और उनकी फिल्म है मिमी। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो विष्णु वर्धन को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है विष्णु वर्धन की फिल्म है जिसका नाम शेरशाह है, उसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सभी कथन आपके क्या हैं? सत्य हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल है, 4 जून 2022 को फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? तो आप लोगों को तो ये रट्टा मार ही लेना है, पुरुष एकल और महिला एकल दोनों का याद कर लेना है भैया।
यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रेंच ओपन 2022, फ्रेंच ओपन 2022। इनको ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के नाम से भी जाना जाता है। इनका संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से इनका संबंध है। टेनिस की ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता है इसके तौर पर इनको जाना जाता है। एक तो आपको ध्यान रखना है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, और एक आपको ध्यान रखना है महिला एकल का खिताब किसने जीता है। महिला एकल और पुरुष एकल, बस परीक्षा में सवाल यही आएगा, बाकी कुछ भी रटते रहो। अगर ये नाम याद नहीं रहे तो आपका सवाल गलत होगा। पुरुष एकल का खिलाफ जो है राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल जो है इन्होंने क्या किया है, इसको जीता है। और इनका यह 14वां जो है वो फ्रेंच ओपन खिताब है। और संयुक्त रूप से इनका यह 22वें कुल ग्रैंड स्लैम की अगर बात करें तो 22 इन्होंने इस प्रकार के ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीत चुके हैं। और 14वां इनके जीवन का यह फ्रेंच ओपन है। ठीक है, जोकोविच को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। महिला एकल का खिताब जो है वो ईगा स्वांतेक को जीता है। ईगा स्वांतेक जो है, स्वांतेक इन्होंने जीता है। ये स्वीडन के खिलाड़ी हैं। और ईगा स्वातेक जो है वो पोलैंड की खिलाड़ी है। ईगा स्वातेक कहां की है, पोलैंड की खिलाड़ी है। पोलैंड जो है यहाँ की खिलाड़ी है। और इनके जीवन का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम है, दूसरा है, और वो भी फ्रेंच ओपन ही है। इसके अलावा इन्होंने कौन सा ही ओपन नहीं जीता है, फ्रेंच ओपन है। इससे पहले 2020 में इन्होंने क्या किया था, फ्रेंच ओपन का पुरस्कार जीता था। यानी इनके जीवन का दूसरा ही ग्रैंड स्लैम पुरस्कार है। इससे पहले भी इन्होंने फ्रेंच ओपन ही जीत चुका है। इससे पहले यूएस ओपन या विंबलडन या बाकी कुछ इन्होंने नहीं जीते हैं। तो कोको गोफ जो है वो अमेरिका की खिलाड़ी है, इनको हराकर इन्होंने जीता है। अमेरिका की खिलाड़ी जो है वो कौन है, कोको गोफ है। ये इसमें उप विजेता रही है। उप विजेता जो है वो ये रही है। उप विजेता जो है वो कौन रही है, तो अमेरिका की कोको गोफ रही है। और इनका संबंध पोलैंड से है। और ये इस प्रतियोगिता में क्या रही है, विजेता रही है। तो मेरे हिसाब से आपको बात सारी समझ में आ गई होगी। तो राफेल नडाल पुरुष एकल के और महिला एकल की ईगा स्वांतेक जो कि कहां की है मेरे मित्रों, ईगा स्वांतेक जो है वो आपको ध्यान रखना है पोलैंड की है। और कोको गोफ को हराकर जो अमेरिका की है ये पुरस्कार प्राप्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। अगला सवाल है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के द्वारा 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया, ये बताइए। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो द्वारा 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया गया। जयपुर में नहीं किया गया, भोपाल में नहीं किया गया, नई दिल्ली में नहीं किया गया। इसका आयोजन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के द्वारा 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी का आयोजन जो है वो 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। 2 दिवसीय संगोष्ठी जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो गाजियाबाद में इसका आयोजन किया गया। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपको अभी अभी बता दिया, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल के विजेता खिलाड़ी इनमें से कौन रहे, तो आप लोग सब जानते हैं। अब कोई दोहराए आपको नहीं लग रहा इसमें। राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। और कैस्पर रूड जो है वो इन्हीं की एकेडमी में प्रशिक्षण किया करते हैं। यानी गुरु चेले के बीच में जो है वो फाइनल मुकाबला हुआ। और चेला चेला है, गुरु गुरु है, ठीक है। तो गुरु जो है वो इसमें जीत गए। तो यहां ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल जो है वो स्पेन के रहने वाले हैं और कैस्पर रूड जो है वो नॉर्वे के हैं। तो इसमें विजेता जो है वो राफेल नडाल रहे हैं। इसमें विजेता कौन रहे हैं, तो राफेल नडाल रहे हैं। और उप विजेता जो है रूड रहे। उप विजेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो कैस्पर रूड जो है वो उप विजेता रहे। नोवाक जोकोविच नहीं और मेदवेदेव नहीं, इन दोनों में फ्रेंच ओपन 2022 से इनका संबंध अभी याद नहीं रखना है आपको। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखना, टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और ये इनका 14वां फ्रेंच ओपन था। क्या था, 14वां तो क्या है, फ्रेंच है। और कुल इन्होंने इतने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ये वीडियो एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल। वीडियो में ये पूछा गया कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी है जिसने 20 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जो है वो अब तक जीती है, तो उस समय भी इसका जवाब यही था। और अब इन्होंने टोटल जो है वो 22 का आंकड़ा छू लिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है मेरे दोस्तों। तो चलिए अब अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय निशानेबाज जिसने ISSF शूटिंग विश्व कप जिसका आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया जा रहा है में रजत पदक हासिल किया है, आपको बताना है उसका नाम क्या है। यानी 50 मीटर जो पिस्टल एयर राइफल पिस्टल जो है उस प्रतियोगिता में
भारतीय निशानेबाज जिसने ISSF शूटिंग विश्व कप का आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया जा रहा है, उसमें रजत पदक जीता है, उस खिलाड़ी का नाम बताना है। रजत पदक विजेता खिलाड़ी का नाम क्या है? अवनी लेखरा है, अंजुम मुदगिल है, ए व बी दोनों है, नन ऑफ दीज है। तो इसका सही आंसर है अंजुम मुदगिल जो है, ये 50 मीटर एयर पिस्टल जो है इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, रजत पदक हासिल किया है। अवनी लेखरा का संबंध राजस्थान के जयपुर से है। कहां से है? जयपुर राजस्थान से इनका संबंध है, राजस्थान से। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 मेडल इन्होंने जीते हैं, एक इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, एक इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भी जीत रखा है। और राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो है या फिर कार्यक्रम जो है सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, उस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर भी है। भारतीय निशानेबाज ISSF शूटिंग विश्व कप में अजरबैजान बाकू में जिसका आयोजन किया जा रहा है उसमें रजत पदक जीता है किसने? अंजुम मुदगिल ने। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। 30 मई से लेकर के 5 जून 2022 तक पुनीत सागर अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये पुनीत सागर एक अभियान है, किसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है? 30 मई से लेकर के 5 जून 2022 तक है पुनीत सागर अभियान। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? BSF के द्वारा नहीं किया गया, यानी सर्द हवा गर्म हवा ये सब BSF आयोजित करता है। कौन सी हवा? सर्द हो चाहे गर्म हो, ठीक है, ये दोनों हवा जो है वो किसके द्वारा मिशन शुरू किया जा चुका है? BSF के द्वारा। CISF द्वारा नहीं, CRPF के द्वारा नहीं, नेशनल कैडेट कोर जो है, नेशनल कैडेट कोर, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर जो है इनके द्वारा क्या किया गया मेरे मित्रों? NCC के द्वारा अभी हाल ही में पुनीत सागर अभियान जो है वो क्या किया गया? शुरू किया गया। 30 मई से लेकर के कब तक? 5 जून तक ये चलने वाला अभियान है। 30 मई से लेकर के 5 जून पर्यावरण दिवस पर यह इनका संपन्न हुआ। नाम क्या रखा गया? पुनीत सागर अभियान है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो NCC जो है इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो मेरे मित्रों आज की क्लास जो है उसको मैंने संपन्न किया। लगभग 10 से 15 सवाल आज की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किए। मेरी उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास बेहद पसंद आई होगी और आपकी बेहद मांग पर ही इस क्लास को वापस शुरू किया गया है। तो अब जरा आप इसका रिस्पॉन्स जो है वो जरूर दीजिएगा। आज क्लास में कमेंट आप लोग जरूर करके बताइए कैसी लगी आज की क्लास। धीरे धीरे इसमें और ज्यादा सुधार, नए कुछ वेरिएंट्स जो हैं वो किए जाएंगे और वीडियो के लिए रिवीजन की बेहतरीन क्लास आप सभी के सामने रखी जाएगी। वीडियो से पहले पूरा रिवीजन आप सबको करवाया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है आज की क्लास से जुड़ने के लिए। दिन भर आज की क्लास को आप अपने सभी मित्रों तक पहुंचाइए ताकि कल से हमारे साथ जो लाइव क्लासेस देखने वाले हैं साथी उनको और ज्यादा आनंद आए। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।